राजस्थान के अलग अलग जिलों में आकाशीय बिजली ने ऐसा कहर बरपाया। धर्मशाला के भागसूनाग इलाके में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। नासा ने भारतीय मूल की इंटर प्रतिमा राय की तस्वीर जैसे ही ट्विटर पर पोस्ट की। सुपरस्टार रजनीकांत ने राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया है। कोरोना के बाद अमेरिका पर आसमानी आग का कहर टूटा है। लखनऊ में पकड़े गए अलकायदा के 2 आतंकवादियों ने पूछताछ में कई सनसनीखेज खुलासे किए। थोड़ी ढील मिलते ही जो लापरवाही की तस्वीरें दिख रही हैं वो कोरोना के कहर को। लखनऊ में आतंकी हमले की साजिश के खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ गई है। कांवड़ यात्रा इस साल होनी चाहिए या नहीं, इस पर चर्चा शुरू हो गई है। लखनऊ में पकड़े गए अलकायदा के 2 आतंकवादियों ने पूछताछ में कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। उनके निशाने पर यूपी के कई शहर थे। यूपी एटीएफ ने उनकी पूछताछ के आधार पर यूपी के कई शहरों में छापेमारी की और चंद घंटों में दर्जन भर लोगों को धर दबोचा। पूछताछ के दौरान ये भी पता चला कि कई इलाकों में सीरियल ब्लास्ट करना चाहते थे। पूछताछ में उन्होंने बताया कि 15 अगस्त को वो यूपी के अलग अलग इलाकों में सीरियल ब्लास्ट करने वाले थे। एक दिन पहले लखनऊ के काकोरी से गिरफ्तार किए गए इन 2 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस में ऐसी हलचल मची कि उसे सूबे के कई शहरों में इनके साथियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाना पड़ गया, क्योंकि इनके मंसूबे इतने खतरनाक थे कि इसके अलावा जांच एजेंसियों के पास कोई चारा ही नहीं था। पूछताछ में इन संदिग्ध आतंकियों ने बताया कि इनके निशाने पर यूपी के कई शहर थे। ये आतंकी इन शहरों में मानव बम के जरिए सीरियल ब्लास्ट की साजिश रच रहे थे। इसके लिए उन्होंने स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त के आसपास की तारीख मुकर्रर कर रखी थी। यूपी एटीएस को इन संदिग्ध आतंकियों के पास से कुछ नक्शे भी मिले। बताया गया कि नक्शे से जाहिर हुआ कि अलकायदा के निशाने पर अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे धार्मिक स्थल थे। अब तक मिले सुराग के आधार पर जांच एजेंसियों ने दावा किया कि अयोध्या के राम मंदिर के आसपास की इन्होंने रेकी की थी। अयोध्या, काशी और मथुरा के धार्मिक स्थलों के अलावा गोरखपुर के एक इलाके को नक्शों में अलग अलग पॉइंट से चिन्हित किया गया था। इसके अलावा राज्य के कई बड़े शहरों के सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों का भी ब्यौरा इन आतंकियों के पास से मिला है। तो लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। इसके लिए इनके द्वारा शस्त्र एवं विस्फोटक आदि भी एकत्रित किया गया था। बताया गया कि साजिश को अंजाम देने के लिए संदिग्ध आतंकी टेलीग्राम वीडियो कॉल और व्हाट्सएप कॉल की मदद लेते थे और व्हाट्सएप पर ही चैट करते थे। एटीएस को इस बातचीत के कुछ सबूत भी हाथ लगे हैं। पकड़े गए 2 आरोपी अल-कायदा के आतंकी बताए गए और इनके नाम मिन्हाज अहमद और मसरुद्दीन हैं। इनके ठिकानों से एटीएस को बड़ी मात्रा में विस्फोटक और हथियार भी मिले। यूपी एटीएस को इन आतंकियों के काम करने के तरीके का भी पता चला। इनका जो मॉड्यूल था वो डू इट योरसेल्फ यानी खुद बम बनाना और खुद उड़ाना। इन लोगों ने अलकायदा से ही संपर्क करने का तरीका और बम बनाने का तरीका भी सीखा था। यूपी एटीएस ने इस ऑपरेशन के बाद आतंकियों के घर से आईईडी, 2 प्रेशर कुकर बम, टाइमर डिवाइस बरामद की है। एटीएस के ऑपरेशन के दौरान ही मौके पर मौजूद बम निरोधक दस्ते ने घर से मिले एक विस्फोटक को निष्क्रिय कर इसे अपने कब्जे में ले लिया। इसके अलावा एटीएस की टीम को मौके से हथियार भी मिले। यूपी एटीएस को जो मॉड्यूल हाथ लगा उससे साजिश के कई रहस्यों से पर्दा उठ गया। बताया गया कि दोनों संदिग्ध आतंकी जिस मॉड्यूल पर काम कर रहे थे उसे डू इट योरसेल्फ मॉड्यूल नाम दिया गया था। दोनों संदिग्ध आतंकियों ने अपने पैसों से खरीद कर बम बनाया था। दोनों ने ई रिक्शा में लगने वाली बैटरी के जरिए भी बम बनाने की कोशिश की थी। ये दोनों इंटरनेट के जरिए अलकायदा आतंकियों के संपर्क में आए। दोनों आतंकी उमर अल मदनी के लगातार संपर्क में थे। उसी के कहने पर दोनों बम बना रहे थे और बम बनाने में कामयाब भी हो गए थे। बम बनाने के बाद दोनों टारगेट चुनने का काम कर रहे थे जो अभी जारी था। दोनों संदिग्ध आतंकियों ने जो कुछ बताया उसके मुताबिक महज 3000 रुपए में प्रेशर कुकर बम तैयार हो गया था। यूपी एटीएस के मुताबिक उनकी टीम आतंकियों को पिछले 1 हफ्ते से ट्रेस कर रही थी और इन आतंकियों का हैंडलर यानी कि जो इन्हें निर्देश दे रहा था वो उमर अल मंदी है। उमर अल मंदी द्वारा भारत में अल-कायदा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल के संगठन में सदस्यों की भर्ती तथा उन्हें रेडिकलाइज करने का कार्य किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत उमर अल मंडी ने कुछ जिहादी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को लखनऊ में चिन्हित कर
एवं उन्हें नियुक्त कर अल-कायदा का मॉड्यूल को खड़ा किया गया है। बताया जा रहा है कि उमर अल-मंदी का ठिकाना पाकिस्तान के पेशावर और क्वेटा में है, जहां से वो इन लोगों को निर्देश दे रहा था। लेकिन एक छोटे से ब्लास्ट की वजह से एटीएस को इन आतंकियों का सुराग मिल गया। सुराग के आधार पर गिरफ्तार किए गए संदिग्धों से पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी लखनऊ जाएगी। दरअसल दिल्ली की स्पेशल सेल ने साल 2015 में पैन इंडिया AQIS मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था। उस समय स्पेशल सेल ने 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से कुछ यूपी के थे। लखनऊ से गिरफ्तार किए गए 2 आतंकियों का हैंडलर उमर अल-मंदी दरअसल यूपी के संभल का रहने वाला है। उमर अल-मंदी का असली नाम सैयद अख्तर है, जिसने पाकिस्तान जाकर अपना नाम बदल लिया। उमर अल-मंदी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की लिस्ट में मोस्ट वांटेड है। उसने अभी 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज उनकी पुलिस कस्टडी रिमांड ली जाएगी। आगे आने वाले समय में जैसा अभी DG LO ने और IG ATS ने कहा है, पुलिस कस्टडी रिमांड पर इनका इंटरोगेशन होगा तो इनके लिंक्स भी जो है डेवलप किए जाएंगे। ATS से प्रश्न किया गया था रिगार्डिंग द लिंक्स, तो क्लियर कट एविडेंस है उनके पास, जहां वो सोशल मीडिया के माध्यम से जो है विदेशी हैंडलर से अल-कायदा के संगठनों से जुड़े रहे हैं। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। तो अतः ATS ने बहुत मजबूती से काम किया है। न्यूज़ 18 के पास सुरक्षा एजेंसियों के वो दस्तावेज भी हैं जिसमें इस बात का जिक्र है कि लश्कर का सरगना हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी जमात जैसा आतंकी संगठन भारत में खोलना चाहता था। भारत में तबाही मचाने के इसी मकसद से पाकिस्तान में अल-कायदा के एक आतंकी की मुलाकात जमात और लश्कर के सरगना से हुई थी। यूपी ATS की इस कामयाबी को बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। अल-कायदा से जुड़े आतंकी स्वतंत्रता दिवस पर यूपी के कई इलाकों को दहलाने की साजिश रची थी। बताया जाता है कि उनके निशाने पर कई धार्मिक स्थल और नेता भी थे। यूपी ATS की तत्परता ने इन आतंकियों के जो मंसूबे थे उसको आतंकी मंसूबों को नाकामयाब कर दिया। अब यूपी ATS इनके पाकिस्तान कनेक्शन की भी जाँच कर रही है। उत्तर प्रदेश पर मंडराते आतंकी हमले का खतरा टलने से देश ने राहत की सांस ली है। इस मामले में पकड़े गए संदिग्धों से पूछताछ के आधार पर जांच एजेंसियां हर तार को बेनकाब करने में जुटी हुई हैं। लेकिन जिस तरह से यूपी ATS ने इस मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है, इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। लेकिन सियासतदान के बयानों से हटकर यूपी पुलिस अपने काम पर लगी है। जैसे ही आतंकियों के निशाने पर अयोध्या सहित राज्य के बड़े धार्मिक स्थलों के निशाने पर होने की बात सामने आई, अयोध्या में सुरक्षा में लगे जवान मुस्तैद हो गए। खास तौर पर राम मंदिर के आसपास के इलाकों में सुरक्षा घेरा सख्त कर दिया गया और हर आने जाने वालों पर नजर रखने के साथ ही संदेह होने पर गाड़ी की तलाशी का अभियान भी चल पड़ा। लखनऊ में हम लोगों को कुछ सूचना मिली कि जो है कुछ आतंकवादी पकड़े गए हैं, उसको मद्देनजर हम लोग और हाई अलर्ट करते हुए चेकिंग कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूर्व में भी हमारे यहाँ पर ड्यूटी पर लगे सभी सुरक्षाकर्मी चेकिंग कर रहे हैं। एक एक आदमी को एक एक गाड़ी की ID देखी जा रही है और बाहरी व्यक्ति ही नहीं बल्कि इंटरनल गाड़ियों को भी हम लोग चेक कर रहे हैं। चेक करके ही अंदर जाने दे रहे हैं। अयोध्या को तो किले में बदल दिया गया, साथ ही राज्य के दूसरे इलाकों में भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई। हरदोई जैसी जगहों पर प्रशासन ने चौकसी बढ़ा दी और रेल प्रशासन ने रेलवे सुरक्षा बल और GRP की मदद से ट्रेनों के साथ ही आसपास के गुजरने वालों की निगरानी भी शुरू कर दी। लखनऊ में आतंकी हमले की साजिश के खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ गई है। प्रशासन किसी भी तरह से हालात से निपटने के लिए दिन रात एक कर रहा है। प्रशासन जहां अपना काम कर रहा है, वहीं सियासतदान सियासत करने में जुटे हुए हैं। आतंकी साजिश के बेनकाब होने के बाद यूपी पुलिस की सराहना हो रही है। कई जानकार इसे सुरक्षा एजेंसी की बड़ी उपलब्धि के रूप में गिना रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी सहित विपक्ष के कई दलों को यूपी ATS के दावों पर भरोसा नहीं। बीजेपी ने संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी पर अखिलेश की पहली प्रतिक्रिया को ट्वीट किया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश पुलिस को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। अखिलेश के बयान पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि वो देश की सुरक्षा के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को तरजीह दे रहे हैं। योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने अखिलेश के बयान को दुखद करार दिया। ये तो जाहिर सी बात है, बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात कही है अखिलेश यादव जी ने, क्योंकि उन्होंने अपनी सरकार में पुलिस को कितना पिटवाया है, खुद बयान दिए हैं विधानसभा के अंदर। उनकी पुलिस के दौरान, उनकी सरकार के दौरान हत्याएं तक हुई हैं एडिशनल SPs की। तो इसलिए ये बात उनके मुंह से कहना और उसके साथ साथ पुलिस का मनोबल गिराना, और उसके बाद पिछली सरकार में जब वो सरकार में थे
उन्होंने ही कहा था कि आतंकी जो है वो इनोसेंट हैं, नए लड़कों को पकड़ के बंद कर दिया गया है, इनके ऊपर से हम मुकदमे हटा लेंगे। तो ये आप क्या संदेश देना चाह रहे थे? आतंक की आग में उत्तर प्रदेश को झोंकना चाह रहे थे? तो ये तो भाई उनके मन में जो बात थी वही जबान पर आ गई आज। पार्टी के बड़े नेता का रुख दिखा तो समाजवादी पार्टी के अबू आजमी का भी बयान सामने आ गया। अबू आजमी ने तो बीजेपी पर चुनावी फायदे के लिए कुछ खास वर्ग के लोगों को निशाना बनाने का आरोप मढ़ दिया। जब इलेक्शन आता है ऐसी चीजें और टेलीविजन पर इस न्यूज को ऐसा दिखाया जाता है कि देश में दूसरी कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम चल रही है। अगर सचमुच कोई टेररिस्ट है तो मैं कहता हूं कि उसको 2 महीने के अंदर मुकदमा चला के फांसी के फंदे पर चढ़ा दो, हम तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। जिस तरह का अंदेशा समाजवादी पार्टी के नेता जताते दिखे, कुछ वही अंदाज कांग्रेस का भी नजर आया। जब तक उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा टेररिस्ट पकड़े जाते रहेंगे। पहले भी जब चुनाव हुआ था टेररिस्ट पकड़े गए थे, बीच में टेररिस्ट की गतिविधियां खत्म हो गई थी, लेकिन जब जब चुनाव आता है इस तरीके के वाकयात होते हैं। ये क्यों होते हैं, इस सवाल का जवाब योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के नेता ही दे सकते हैं। कोई भी इस बात को पसंद नहीं करेगा कि कोई हमारे देश के अंदर कोई साजिश हो और किसी तरह की आतंकवादी गतिविधि हो। और लेकिन ये बात भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जब चुनाव समय आता है तो जितने भी इस तरह के विवादित मामले होते हैं उनको उठाने की कोशिश करती है। संदिग्ध आतंकियों पर हो रही कार्रवाई पर विरोधी दल के नेता योगी सरकार और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन ये तीर असल में यूपी पुलिस को चुभ रहा है। आतंक से जुड़े इस मामले में सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठने से यूपी पुलिस की पहचान रह चुके हस्तियों को आपत्ति है। यूपी पुलिस पे विश्वास नहीं है तो यूपी पुलिस की जो सुरक्षा आपने ली है अपने परिवार के लिए और अपने दल के नेताओं के लिए वो वापस कर दीजिए। वो आप वापस करेंगे नहीं, आज नहीं 10 साल और नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। तो सुविधा पूरी लेंगे और अविश्वास और राजनीतिक लाभ के लिए वक्तव्य अलग देंगे। अखिलेश यादव ने कहा है कि एटीएस पर मुझे विश्वास नहीं। मैं एटीएस को बधाई देता हूँ। मैं अखिलेश जी के व्यथा समझ सकता हूँ। वोट बैंक की राजनीति की तरह ये पार्टी हमेशा जिहादियों के साथ रही है। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर एयर स्ट्राइक, विपक्ष की तरफ से उस पर खूब सवाल खड़े किए गए। कोरोना के खिलाफ जंग में जब वैक्सीन आई तो उस पर भी खूब बयानबाजी हुई। आतंकवाद पर सियासत पहले भी होती रही है और अभी भी हो रही है। बटला हाउस हो या मुंबई हमला, उस पर भी खूब बयानबाजी हुई। इस बार भी यही सब दोहराया जा रहा है, लेकिन इस मामले की तफ्तीश अभी भी जारी है। हिमाचल प्रदेश के मशहूर पर्यटन स्थल धर्मशाला के भागसू नाग इलाके में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। बादल फटने के बाद जहां भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया, तो वहीं इसी भारी बारिश की वजह से न सिर्फ कई घरों और होटलों को नुकसान पहुंचा है, बल्कि पानी के तेज बहाव के साथ कई कारें भी बह गई हैं। कुदरत के रौद्र रूप की ये तस्वीरें देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मौजूद भागसू नाग पर्यटन स्थल पर बादल फटने के बाद किस तरह की तबाही हुई, ये तस्वीरें उसकी वानगी है। भारी बारिश के बाद प्रचंड रफ्तार से बहता पानी तिनके की तरह हर चीज को अपने साथ बहा कर ले गया। कुदरत की ये तबाही महज उस नाले की वजह से हुई जो बादल फटने के बाद उफान पर आ गया। देखते ही देखते सैलाब के पानी ने इलाके के घरों और दुकानों पर अपना कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, कई कारें इस तेज पानी के बहाव में बहने लगी। पहाड़ पर आई इस कुदरती आपदा की तस्वीरों को उन लोगों ने अपने मोबाइल में कैद किया जो धर्मशाला में मौसम का मजा लेने पहुंचे थे। लेकिन बादल फटने के बाद अचानक देखते ही देखते सारा मंजर भयावह लम्हों में तब्दील हो गया। पहाड़ों से उतरे पानी की रफ्तार इस कदर तेज थी कि लोगों को कुछ भी संभालने का मौका नहीं मिला। जो गाड़ियां सुरक्षित ठिकानों पर खड़ी थी, वो नाले में अचानक आए उफान की वजह से सैलाब के बीचों बीच फंस गईं। इस दौरान सैलाब ने इतना विकराल रूप अख्तियार कर लिया कि लहरों की आवाज से कोई भी सहम सकता था। दरअसल धर्मशाला के मैक्लोडगंज से 2 किलोमीटर की दूरी पर भागसू नाग नाम का एक पर्यटन स्थल है। सोमवार की सुबह अचानक यहाँ कुदरत ने अपना कहर बरपाना शुरू किया। बादल फटने की वजह से मांझी नदी के जलस्तर में बेहिसाब इजाफा हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि सैलाब का पानी कहर बनकर सड़कों पर बहने लगा। इस दौरान स्थानीय दुकानदारों और सैलानियों की कई बड़ी बड़ी गाड़ियां सैलाब के चक्रव्यूह में फंसकर बह गई। बताया जा रहा है कि कुदरत की इस आपदा के बीच कुछ लोगों के लापता होने की भी खबर है, जिनकी तलाश शुरू कर दी गई है।
कोरोना वायरस से निपटने के लिए लागू हुई पाबंदियों में बीते कई दिनों में ढील दी गई है और इसी ढील के चलते लोग लगातार पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। पिछले कई दिनों में ऐसी कई तस्वीरें सामने आई जिसमें धर्मशाला, मनाली, शिमला और उत्तराखंड के मसूरी समेत कई पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़ देखने को मिली है। लेकिन कोरोना के खतरे के बीच कुदरत की ये तबाही प्रशासन की चिंता को और बढ़ा रही है। आसमानी बिजली ने उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। प्रयागराज के इलाके में वज्रपात ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है और अलग अलग इलाकों में 10 लोगों की मौत हो गई है। आकाशीय बिजली का सबसे ज्यादा कहर यमुना पार के इलाकों का था। कुदरती कहर के बाद सरकार की तरफ से मृतकों के परिवारों को सहायता राशि का भी ऐलान कर दिया गया है। यूपी में वज्रपात की वजह से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे भयानक नुकसान प्रयागराज में हुआ है, जहां यमुना पार इलाके में मातम पसरा हुआ है। यहां आसमानी बिजली ने ऐसा कहर बरपाया कि देखते ही देखते सारी तस्वीर बदल गई। आसमान से उतरी बिजली की धमक ने महज कुछ सेकंड के भीतर ही 10 से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला दिया। दावा किया जा रहा है कि इस वज्रपात का सबसे ज्यादा असर यमुना पार इलाके में ही हुआ। इस वज्रपात की वजह से सबसे ज्यादा मौत बच्चों और महिलाओं की हुई है। प्रयागराज के अलावा कई जिलों में भी आसमानी बिजली का कहर टूटा है। चित्रकूट, उन्नाव, कौशाम्बी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, गाजीपुर और फिरोजाबाद में भी वज्रपात ने कई घरों में मातम ला दिया। फिरोजाबाद में 3 किसानों समेत 42 बकरी, 1 गाय और 1 भैंस की भी मौत हुई है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों के साथ ये घटना उस वक्त हुई जब वो खेतों में मौजूद थे और बिजली से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े हो गए थे। इसी दौरान पेड़ पर गिरी बिजली ने किसानों को भी अपनी जद में ले लिया। बरसात हो पानी 3 बजे के लगभग और बिजली तड़ानी एकदम खूब जोर, तो हम डर के हमारे झोंपड़ी में को ले गए और बाद में देखी तो सब बकरियां गुंट हो गई। कितनी बकरी थी? 42 बकरी, 1 गाय। राम सेवक की उम्र लगभग 50 वर्ष है और हेमराज की उम्र लगभग 55 वर्ष है। ये अपने खेत में थे, जैसे ही बारिश आई ये नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए। आकाशीय बिजली गिरी तो दोनों की मतलब आकाशीय बिजली से मृत्यु हो गई। यूपी में टूटे वज्रपात के इस कहर पर पीएम मोदी ने भी अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आकाशीय बिजली गिरने से हुई जनहानि हृदय विदारक है। इस त्रासदी में जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी शोक संवेदना प्रकट करता हूँ। ईश्वर उन्हें इस दुख को सहने की शक्ति दे। बीते दिनों मौसम विभाग ने आगाह किया था कि आसमानी वज्रपात से कहर बरपा सकती है और हुआ भी वही। उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान समेत कई इलाकों में आकाशीय बिजली ने कहर फैला दिया। उत्तर प्रदेश में अकेले 40 लोगों की वज्रपात से जान चली गई। बिजली गिरने की वजह से एक साथ हुई इतनी मौत पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से ट्वीट करते हुए सीएमओ ने लिखा है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने चित्रकूट, उन्नाव, प्रयागराज, फिरोजाबाद, कौशाम्बी, कानपुर नगर, कानपुर देहात में आकाशीय बिजली गिरने और गाजीपुर, फिरोजाबाद और बलिया में डूबने जनहानि पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। फिलहाल यूपी में वज्रपात की वजह से मौत के जो आंकड़े सामने आए हैं वो डराने वाले हैं। यूपी में बिजली गिरने की वजह से 16 जिलों में 41 लोगों की मौत की खबर है। इस दौरान 30 लोग घायल हुए हैं, जबकि 250 मवेशियों की जान चली गई है। मृतकों के परिजनों को 4 लाख की मदद का ऐलान किया गया है, जबकि जिन लोगों ने अपने पालतू पशुओं को खोया है उन्हें भी मुआवजा दिया जाएगा। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी वज्रपात गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया। बरसात के मौसम में जरूरी है कि इसकी घटनाओं को बेहतर तरीके से ध्यान दिया जाए और सावधानी बरती जाए। कहा जाता है कुदरत के आगे इंसान की ताकत जवाब दे देती है। यही वजह है कि ऐसे मौसम में सावधान रहने की जरूरत है। राजस्थान के अलग अलग जिलों में आकाशीय बिजली ने ऐसा कहर बरपाया कि इस कुदरती हादसे के चश्मदीद लोगों के भी रोंगटे खड़े हो गए। सबसे ज़्यादा भयावह तस्वीरें आमेर के किले से सामने आई, जहां पर एक वॉच टावर पर सेल्फी ले रहे लोगों पर कुदरत का ऐसा कहर बरपा कि चंद सेकंड में उत्साह और उमंग से भरी तस्वीरें मातम की लहर में तब्दील हो गई। जयपुर में आमेर के किले और उसके आसपास के इलाके की छानबीन कर रहा ये ड्रोन असल में उस नुकसान का आकलन कर रहा है जो इस किले पर हुए वज्रपात की वजह से हुआ है। सर इस ड्रोन की पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी है और बिल्कुल सर अगर कोई घायल हुआ तो बिल्कुल सर दिख जाएगा अपने को।
रविवार देर शाम को हुआ यह हादसा किस कदर भयानक रहा होगा, ये कड़कती हुई इस बिजली की आवाज से लगाया जा सकता है। वज्रपात के इस भयानक शोर ने अचानक राजस्थान के कई जिलों में खलबली मचा दी, लेकिन सबसे भयानक खबर आई जयपुर में मौजूद आमेर के इस किले से, जहां वॉच टावर पर सेल्फी लेने के दौरान कई लोगों पर बिजली कहर बनकर टूट पड़ी। जो सीधे वज्रपात की जद में आया वो सेकंडों में मौत की नींद सो गया। जिन पर बिजली सीधे नहीं टूटी वो खुद अपनी जुबानी बताते हैं कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। बिजली गिरी, एकदम से गिर गया। आप क्या कर रहे थे? होश ही नहीं था, खड़े हुए थे टावर के ऊपर। बारिश का इंतजार कर रहे थे, बारिश रुक जाए। बारिश देख रहे थे आप? रुक जाए, बिजली कड़क रही थी बराबर। सब बेहोश थे, सबको नीचे लेके आने लगे हम, सबको नीचे आए। फिर एक बंदा ऊपर रह गया था तो हम उसे भी लेने जा रहे थे ऊपर हम तीनों। फिर दोबारा हमारे पे बिजली गिर गई। दूसरी बार गिरी? दूसरी बार गिरी। जब दूसरी बार गिरी ना तो फिर हमने सब होश खो दी थी। 1.5-2 घंटे तो हमें कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बेहोश था मतलब एक तरह से। हम लोग गए ऊपर, पुलिस वगैरह के और भी सारे लोग थे बेचारे, सबने सहायता करी। ऊपर जाके पहुँचे, फिर इनको कंधों पे ऐसे करके लेकर आए। बिजली जैसी गिरी वहाँ खड्डा हुआ है और ये लोग सब बिखर गए ऐसे 10-10 फुट नीचे भी आ गए ये लोग। जिस जगह यह हादसा हुआ वो जमीन से करीब 2000 फीट की ऊंचाई पर है। दोनों तरफ गहरी खाई और झाड़ियां हैं। यही वजह रही कि जिस वक्त वज्रपात हुआ लोगों को अपनी जान बचाने का कोई मौका नहीं मिला। इस दौरान अमृतसर के एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि इस हादसे में शिवानी और अमित नाम के भाई बहन भी अपनी जान गंवा चुके हैं। फिलहाल इस पूरे इलाके की इसलिए भी छानबीन की जा रही है क्योंकि ऐसी आशंका है कि कुछ और लोग भी इस पहाड़ी इलाके में फंसे हो सकते हैं। और इस वक्त ये देखिए कि इससे क्या कर रहे हैं आप अभी? ये रस्सी से नीचे जा रहे हैं। अच्छा, क्या करेंगे अब? ये काफी नीचे हाइट, तो अब ये रोप के जरिए डीप में उतारा है जवानों को और सर्च चल रहा है अभी नीचे। रस्सियों से आप नीचे उतार रहे हैं? हाँ, तो ये उतर चुके जवान, उतर चुके, चल रहा नीचे। हाँ, सर चल रहा है। कुछ लोग ऊपर चढ़े हुए थे वॉच टावर से, ऊपर से नीचे गिरे, यानी नीचे की साइड में, यानी कि ऊपर दीवार से पहले वहाँ पर गिरे थे। वहाँ से लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया रात को। यहाँ से 28 लोगों को निकाला गया, लेकिन उसके बाद में यहाँ नीचे भी ये आशंका है कि कहीं नीचे तो नहीं गिरे। उधर बीते 24 घंटों से रेस्क्यू टीम के सदस्य आमेर किले की इन पहाड़ियों के चप्पे चप्पे को खंगालने में जुटे हैं। हमारे 23 आदमी की हमने फिर 3 टीमें बनाई और लगातार पूरी रात ऑपरेशन चला। हमने 27 मेंबर्स वहाँ से नीचे रिकवरी किए। 27 मेंबरों में से सारे SMS हॉस्पिटल में ट्रॉमा में भेजे हैं। 5 सिविल डिफेंस के स्वयंसेवक मैंने ट्रॉमा में हॉस्पिटल में रवाना किए, जो कलेक्ट्रेट से भेजे हैं उनको वहाँ से देख रेख करने के लिए भेजा। रविवार को छुट्टी का दिन था। ज़्यादातर लोग अपने घरों से छुट्टी और मौसम का आनंद उठाने के लिए बाहर निकले हुए थे, लेकिन कौन जानता था कि आमेर की पहाड़ियों के कुदरती नज़ारों का लुत्फ उठाना इतना भारी पड़ जाएगा कि इस वज्रपात की आवाज़ जिंदगी भर लोगों के कानों में गूंजती रहेगी। एक साथ अचानक 10 से ज़्यादा लोगों की जिंदगी काल के गाल में समा गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में हुए इस वज्रपात पर अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं। राजस्थान के कुछ इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इससे अत्यंत दुख हुआ है। मैं मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। अचानक उतरी इस आसमानी आफत ने एक झटके में कई जिंदगियों को ली लिया। यही वजह रही कि इस हादसे के बाद सरकार तुरंत एक्शन में आई और मुआवजे का ऐलान किया। सीएम अशोक गहलोत ने मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया। इसमें से 4 लाख रुपए आपदा प्रबंधन कोष से और 1 लाख रुपए राहत कोष से दिए जाएंगे। वहीं घायलों को 50,000 रुपए आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया गया है। फिलहाल राजस्थान से आई इस वज्रपात की खबर ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया और कुदरत के इस हादसे ने यह भी दिखा दिया कि उसकी ताकत के आगे किसी एक की नहीं चलती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम सावधानी बरतें और ऐसी जगहों पर हरगिज़ न जाएं जहां पर बिजली गिरने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है।